STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। सर, आज हमारे स्टूडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? पहले तो आपको ये चैनल को धन्यवाद और दर्शकों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप आज के परिवेश में जो चल रहा है उस परिवेश से जो सही बात है वो शासन और प्रशासन के नियमों के अनुसार वह कार्य करें और उस पर चलते रहें हमेशा। सर, आप एंटी करप्शन कोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी दायित्व बहुत बड़ी हैं। तो क्या शासन प्रशासन से क्या हमारी अपील है आपकी? शासन प्रशासन से यह अपील हम बार बार करते आए हैं, कर भी रहे हैं कि शासन प्रशासन चाहे केंद्र सरकार की सत्ता हो, चाहे यूपी की सत्ता हो, चाहे किसी प्रदेशों की सत्ता हो, सरकारें हों और प्रशासन के लोग आदेश करते हैं, संगठन का सहयोग भी करते हैं और संगठन उसका पालन करने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है और करता रहेगा। संगठन के सामने जो दिक्कतें कहाँ आती हैं भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, मैं शासन प्रशासन और केंद्र सरकार सबसे अपील करता हूँ कि जो दिक्कतें हैं, जो मेरी डिमांड होती है उस डिमांड को पूरा करें। पूरा कर देते हैं तो मैं बहुत कम समय में उनके विचारों से सहमत होकर के और उनके उद्देश्यों के पालन कराते हुए मैं पृथ्वी पर भ्रष्टाचार उन्मूलन करा दूंगा। अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें हैं और कहा जाता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करने का आप अपना जो है एम बना लिए हैं। तो क्या लग रहा है कि आपके देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस पर कितना आप शिकंजा कस सकते हैं? देखिए, मेरी सरकार, मेरा भारत अंतर्राष्ट्रीय में भी बहुत आगे है, नाम के मामले में है, हर व्यवस्था के मामले में आगे है। उसी के आदेशानुसार मैं अंतर्राष्ट्रीय में जाने के लिए भी मेरा संगठन तैयार है और करेगा। सरकार जो मैंने कहा कि डिमांड, मुझे सुविधा चाहिए, सहयोग चाहिए, सहानुभूति चाहिए और व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार मेरे पदाधिकारियों को संगठन के सुरक्षा चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि व्यवस्था और सुविधाएं चाहिए, तो सुविधाएं तो ऑलरेडी सरकार आपको दे रही है। इस तरह की गोपनीय सूचनाएं आई है कि आपको जो है कि वहां से लेटर भी सरकार के माध्यम से मिला हुआ है और आपकी सारी सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से। क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं आप? देखिए, सुविधाएं, यह बात तो सत्य है जो आप जान रहे हैं कि हाँ, लेटर तो आ रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से भी आ रहे हैं, हमारे माननीय ओजस्वी योगी आदित्यनाथ जी के शासन प्रशासन से भी आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगा दर्शकों को आगे कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के मेरे कार्य में वह विधिवत सहयोग करें। जहाँ भी कोई कार्य रिश्वत का आता है, अन्याय आता है, अत्याचार आता है, अपराध का कारण आता है, उसको साक्ष्यों के आधार पर एकत्रित होकर के संगठन को सूचित करें और संगठन के कार्यों में विशेष सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष जी एक चीज़ और बताएं कि जैसे एंटी करप्शन सरकार की भी बनाई गई एक सिस्टम है और आपका भी एक एंटी करप्शन है। तो कहीं में कहीं जो गिरफ्तारियां होती हैं एंटी करप्शन के माध्यम से लोग पकड़े जाते हैं, तो ये कैसे दर्शकों को पता चलेगा कि आपकी टीम ने पकड़ी है कि सरकार की टीम ने पकड़ी? इसके बारे में क्या हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं? दर्शकों को यह बता, एंटी करप्शन टीम जो उनकी बनी है, किसी समय में एनजीओ था और अगले साल माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको काफी अधिकार दे दिया। मेरी टीम 2015 में तैयार है, भारत सरकार ने मान्यता दिया है और 2019 में माननीय ओजस्वी उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी ने मुझे पुलिस सुरक्षा बल दिया है कि भ्रष्टाचार के लिए जब भी जाएंगे या जांच के लिए वह मेरे सहयोग करेंगे पुलिस वाले। मैं उम्मीद यह करता हूं कि और भी अधिकार होते हैं। एंटी करप्शन टीम को तो उन्होंने अधिकार दिया काफी, मेरे भी संगठन को वो उसी से अधिकार दें, उसी तरह से और सुरक्षा का भी मानक निर्धारित करें। और जो भी मैं शासन प्रशासन से बाई लेटर रजिस्ट्री डाक द्वारा मैं मांग करता हूं, उसको अगर अविलंब उपलब्ध कराते हैं तो हम, मेरा मानना है कि इस धरातल से यह भ्रष्टाचार दूर करने में अहम भूमिका मेरा संगठन निर्वाह करेगा। अध्यक्ष जी, जैसे कि ये माना जाता है कि किसी IAS IPS की गिरफ्तारी होती है करप्शन के माध्यम से, तो आप लोगों को कितना भय होता है और कितना भय आपके संगठन को होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो गिरफ्तारियां होती हैं वह साक्ष्य अगर मिलता है
तो गिरफ्तारी होती तो मेरे मुझे या मेरे संगठन की या प्रदेश के प्रभारी या राष्ट्र के प्रभारी या पदाधिकारियों को कोई दुख नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है और उत्साह होता है कि अगर यह इतना कर रहे हैं और हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार अगर मुझे इतना दे दे तो शायद और उनके साथ से कदम मिला करके बहुत जल्दी हम इसको माने सरकार के नीतियों के अनुसार भ्रष्टाचार को दूर कर। अध्यक्ष जी, जैसे आपने एक टास्क फोर्स जो है कि आपने निर्माण किया है अपने संगठन में, तो आपके जो टास्क फोर्स में मेंबरान वगैरह हैं, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि वो टास्क फोर्स किस तरह के और किन रूपों में काम करता है? हमारे टास्क फोर्स जो हमने गठित किया है इसलिए किया कि पूरे प्रदेश में जितने 80-82 जिले हैं सब में मेरे टास्क फोर्स के पदाधिकारी जाते हैं और उनको साक्ष्य पहले तो जाकर देखते हैं क्या कैसे हो रहा है, साक्ष्य लेते हैं तो उनको गिरफ्तारी के लिए मुझसे आदेश भी लेते हैं और गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस बल सहयोग भी मिलता है और मैं उसका गिरफ्तारी करवाता हूँ। अध्यक्ष जी, ये चीज़ बताइए कि जैसे सरकार की नीतियों पर आप काम कर रहे हैं, जैसे डबल इंजन की जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में और हर जगह चल रही हैं, जैसे इस समय दिल्ली में जो है रेखा गुप्ता सीएम है, तो इनकी जो नीतियां हैं और सरकार की जो बीजेपी की नीतियां हैं उस पर आप जो है वर्क कर रहे हैं, तो क्या जो एंटी करप्शन जो कार्य कर रहे हैं किन किन बिंदुओं पर काम करते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सरकार की जो नीतियाँ हैं उनकी तो अनेकों नीतियाँ होती हैं। मैं मात्र एक बिंदु पर धरातल से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मैं कार्य करता हूं। मेरा संगठन कार्य कर रहा है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सरकार की भी यही मंशा है, कर रहा है और मैं शासन के प्रशासन और सरकार के नीतियों से बहुत प्रसन्न रहता हूं कि उनकी इस तरह की नीति जो है कि अगर हमारा भ्रष्टाचार भारत से खत्म हो जाएगा, प्रदेश से खत्म हो जाएगा और जनहित की सुविधा मिलेगी, प्रदेश हित की सुविधा मिलेगी और राष्ट्र हित की सुविधा मिलेगी, उन नीतियों के अनुसार मैं बिल्कुल प्रसन्न रहता हूं और मैं माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी को और शासन में बने लोगों को और केंद्र सरकार अमित शाह जी को और माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत उनके नीतियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं कार्य करता हूं। अध्यक्ष जी, एक चीज़ और बताएं कि जैसे ग्रामीण से लेकर के और जिले स्तर तक के जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं इस समय, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, ग्रामीण से लेके और जिले स्तर पर, तो जिले स्तर के जो बातें हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं सक्षम, वो तो निवारण के लिए हर समय संकल्पित हैं, आदेश भी करते हैं अपने अधीनस्थों को, लेकिन अधीनस्थ क्या करते हैं उस पर तो कुछ कहा ही नहीं जाता। अगर अधीनस्थ भी उसके आदेश का उच्च अधिकारियों के पालन करना शुरू कर दें और शासन के नीतियों के अनुसार, तो भ्रष्टाचार संभवतः बहुत जल्द ही संगठन के माध्यम से दूर हो। अध्यक्ष जी, सरकार चाहती है कि जीरो ग्राउंड की चीज़ों को जो है वो ख़त्म करना चाहती है, जैसे कि माना जाए कि भ्रष्टाचार जीरो ग्राउंड पे ख़त्म कर दिया जाए, तो ग्राम पंचायत पे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खड़ंजा नाली वगैरह आवास को लेकर के, ठीक है, और उसके बाद जो है ब्लॉक स्तरीय पर होते हैं, जिले स्तरीय पर होते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सरकार की यह नीति तो बहुत बढ़िया है। इलाहाबाद खंडपीठ की लखनऊ हाई कोर्ट ने 2023-24 में एक आदेश पारित किया है ग्राम सभाओं पर कि सरकारी जो भी भूमि है, खलिहान है, जो भी संपत्तियां हो, उसको जो है अविलंब खाली करा दिया जाए। उन्होंने जवाबदेह शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को बना दिया। अब उच्च अधिकारियों के, मेरा जो विचार है, उच्च अधिकारियों को यह चाहिए कि निचले स्तर पर जो भी है, जैसे ग्राम प्रधान भू प्रबंध समिति, वो ग्राम प्रधान और भू प्रबंध समिति को उसकी जिम्मेदार जवाबदेह बनाना चाहिए। राजस्व में चले जाइए, जो निचले स्तर के कानून लेखपाल, कानूनगो और सब लोग हैं, तहसीलदार महोदय को वो जवाबदेह बनाना चाहिए। इसी तरह से निचले स्तर पर जितने अफसर बैठे हैं, चाहे कर्मचारी बैठे हैं, उनको प्रशासन और शासन को चाहिए कि उन लोगों को निर्देशित करते हुए जवाबदेह बनाएं कि कब तक क्या होना है और उनसे जवाबदारी सुनिश्चित करने के बाद मेरा मानना है कि अगर वो नहीं होता है तो ऐसे जो जवाबदेह बनाए गए हैं, अविलंब और कठोर कार्रवाई अगर कानूनी उनके खिलाफ किया जाए, तब भी वो जीरो टॉलरेंस जो है भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताएं, बहुत सारी संस्थाएं इस तरह की अनलीगल चल रही हैं जिसमें पैसा डबल करने की योजनाएं लोग
लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अनलीगल है। पहले तो उसमें दो बात होती है, हमारे मार्गदर्शक या हमारी जनता को भी इस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम ये डबल करने के नाम पर कहाँ पैसा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। पैसा तभी डबल होता है जहां आरबीआई की कुछ गाइडलाइन चलती है। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार अगर है उसके साथियों को देखना चाहिए, और अगर मिलता है तब तो करिए आप, और नहीं तो उसमें फंसिए नहीं। आरबीआई इतना जल्दी इस तरह से डबल करने के लिए कोई अधिकार पारित नहीं करती, कोई गाइडलाइन नहीं देती है उसको। बहुत माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि आरबीआई गाइडलाइन इस तरह की जारी नहीं की जाती, तो यह संस्थाएं कैसे डबल करती हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट की आरबीआई बैंक ही जो है डबल करने की अधिकार पत्र नहीं देती है, तो यह संस्थाएं कैसे डबल करती हैं? मेरे जो संज्ञान में है कि आरबीआई संभवतः कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं जारी करती है। मेरे जो अधिकारी शासन प्रशासन में इस तरह से बने हुए हैं उनको भी जवाबदेह बनाया जाए कि इसका आखिर डबल कैसे होता है इन संस्था का बिना आरबीआई के गाइडलाइन के। और जो हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको भी लिखित रूप से सूचित करके उनसे भी जवाबदेह मांगा जाए कि ऐसे कैसे करते हैं, डबल करते हैं, आपका गाइडलाइन है या नहीं है। अगर नहीं है तो इन पर बहुत कठोर कार्रवाई की जाए और शिकंजा कसा जाए। तो कहीं में कहीं ये शासन में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं इनका कहीं मिली भगत तो नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आज के परिवेश में? लगता तो यही है। लगता इसलिए है कि तमाम ऐसी खबरें आती हैं हर जनपदों से, हर जगहों से, तो उनको शासन और प्रशासन में बैठे जो इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको यह बात सोचना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। और जांच अकेले नहीं करनी चाहिए। हम तो बार बार मांग करते हैं कि संगठन के टीम के साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उनको जांच करनी चाहिए। अगर उसमें मिल जाता है तो उनके ऊपर जो जितना कानून की धारा लगती है और उनको गिरफ्त में लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय जो है कि शिक्षा को लेकर के बात की जाए तो यहाँ शिक्षा प्रणाली व्यवस्था को लेकर के देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर स्कूलों में बहुत काफ़ी बढ़ते हुए फीस को लेकर के ग्रामीण और जो है कि गार्जियन परेशान है। इसके बारे में क्या हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं? इसके लिए भी मैं मार्गदर्शक जनता को, पूरी भारत को कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं जनता को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों खुला प्राइवेट। वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खोल रहे हैं। सरकार में जो बैठे हैं इस विभाग के लोग, उनको सोचना चाहिए कि यह गरीब जनता को चूस करके अपने आगे बढ़ने के लिए खोला गया है और इस पर जांच करके और कठिन से कठिन उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि गरीब जनता को भी आसानी हो। और मानक शासन को एक मानक निर्धारित करनी चाहिए कि कैसे स्कूल कहाँ होने चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए अध्यापकों की, और पढ़ाई कैसी हमेशा समय समय। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, योग्यता कहाँ होनी चाहिए। इस तरह के तमाम प्राइवेट स्कूल जो है संचालित हैं और चल रहे हैं जिले में, हर प्रदेश में चल रहे हैं, तो क्या उनके अंदर सरकार ने एक नीति जारी की है कि बिना बीएड और टीईटी के जो है कि शिक्षण कार्य नहीं कराए जाएंगे? तो अभी भी इस तरह के तमाम संस्थाएं हैं कि बिना टीईटी और बीएड के जो है शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो बिना इस तरह से बीएड और टीईटी के कराए जा रहे हैं वो तो फ्रॉड है। मेरा मानना है वो फ्रॉड है। जब बीएड की डिग्रियां मिलती हैं और बीटीसी की मिले या कोई भी मिलती है डिग्री, तो उनको पढ़ाई के थ्रू जब पढ़ाई एक्सपीरियंस होता है तो उनको मिलता है। उसके बाद भी मानक के अनुसार इन लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बीटीसी की मिले या कोई भी मिलती है डिग्री, तो उनको पढ़ाई के थ्रू जब पढ़ाई एक्सपीरियंस होता है तो उनको मिलता है। उसके बाद भी मानक के अनुसार इन लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्वतः उनको कराना चाहिए। मानक के अनुसार उच्चदारी अधिकारियों के लिए उनका प्रशिक्षण निर्धारित करनी चाहिए और करके उनको नियुक्ति करनी चाहिए। और समय समय पर उन पर ध्यान निगरानी रखनी चाहिए कि बच्चों वहाँ पढ़ाई कैसे हो रही, बच्चों की सुविधा क्या मिल रही है, और जिनको रखा गया है वह समय से आना जाना या पढ़ाई करते हैं नहीं, शिक्षा देते हैं नहीं बच्चों को। इसके अन्यत्र जो भी हैं विद्यालय खुले हुए हैं और इस तरह की डिग्रियां चल रही, डिग्रियां तो आजकल बिक रही हैं। मेरे जो संज्ञान में मैंने जो सुना है बिक रही हैं और डिग्री लेकर बैठ जा रहे हैं, पैसे कमाने की व्यवस्था है, तो वह तो बिल्कुल फ्रॉड है। इसको मानक निर्धारित करना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए ऐसे डिग्री बीएड और धारकों को, और शिक्षित करने के बाद ही नियुक्ति करती है। लेकिन हमेशा उसकी कमेटी बना देनी चाहिए शासन को कि हाँ बस निगरानी रखे और रोज नामचा उसका तैयार करे कि क्या कब आए, कब गए, क्या पढ़ाया गया, क्या क्या हुआ, उसके अनुसार ही उनका। अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस बात को आपने कहा स्टूडियो में हमारे, तो आपकी संस्था
किन मुद्दों पे काम कर रही है? यहाँ भी मेरे संस्था, इसीलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ बार बार शासन से। मैंने मांग अभिलेखों का किया है कि हमें वह शासन, ओजस्वी मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, मुझे भ्रष्टाचार अगर समाप्त करना है तो हर विभागों के अभिलेखों की जांच के लिए आदेश पारित करें और जांच करने के बाद उन्हें कार्रवाई करने का भी अधिकार दें, और मैं यह भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा। जब तक अभिलेखों की जांच नहीं होती है विभागों की, क्या हुआ, कागजी में तो हेराफेर ही होता है। अगर जांच नहीं होता है, वो अधिकार नहीं देते हैं, तो भ्रष्टाचार यह समाप्त होना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा अधिनियम को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महिला सुरक्षा अधिनियम तो लागू हो रहा है, कभी हमारे सरकारी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो सुरक्षा चाहिए उनको जिस तरह से, वो मिल नहीं पा रहा है। हमारे महिलाएं, बेटी बहनें प्रताड़ित हो रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसके लिए भी मैंने मांग किया है कि मुझे यह टीम को गठित किया जाए, और मैंने अकेले नहीं किया, मैंने कहा जो सरकारी आपकी टीम है, चाहे टीम हुआ, चाहे विजिलेंस हुआ, चाहे कोई भी, उनके साथ मिलकर के हम काम करेंगे और टीम निर्धारण हो और उसकी जांच हम करेंगे, और करने के बाद जो निष्पक्ष रूप से जो आएगा उसको हम करें, आपको बताएंगे शासन को, और बताने के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इस पे तो सबसे पहले माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महिला सुरक्षा अधिनियम पर काम कर रहे हैं, और माना जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मोदी की जो सरकार है ये भी इस पे काम कर रही है। अभी नई सरकार जो दिल्ली में बनाई गई है, रेखा गुप्ता वहां के सीएम है, वो भी जो है कि महिलाओं को लेकर के काफी चीजें जो है कर रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो बातें होती हैं। हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे, बहुत साहसी, बड़े ईमानदार, आदेश भी किए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री वो भी किए हैं, अमित शाह जी भी किए हैं, और रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली की भी किए हैं। मात्र आदेश पालन कर देने से नहीं होगा, लेकिन जब उसके अधीनस्थ अधिकारी और सब प्रशासनिक अधिकारी और निचले स्तर पर पुलिस विभाग या हर विभाग जो मिलकर के कार्य नहीं करेगा, और इसीलिए मैं अधिकार भी मांग रहा हूं शासन से, सरकारों से। मैं बार बार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाकों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से मैं बार बार मांग रहा हूं कि अधिकार दें और मुझे समय दे दें। मैं स्वयं सरकारी टीम के साथ मिलकर के कार्य करके इसको दूर करने में सक्षम हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, एक सूत्रों से पता चला है कि एंटी करप्शन कोर को बार बार जो है धमकियां दी जाती हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विभिन्न पदों पर जो है कि आप कार्यरत भी हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आपका यह प्रश्न बहुत बढ़िया है आपके चैनल से, इसलिए कि मैं बार बार शासन प्रशासन से प्रार्थना प्रेयर के माध्यम से सुरक्षा की व्यवस्था मांगता हूँ। जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के समय जो मिलता है वो तो अलग है। हम जब गांव में या कहीं भ्रष्टाचार के लिए जाते हैं किसी जगह तो दे देते हैं मांगने पर, लेकिन इस बिंदु पर जब हम काम करते हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी बहुत होते हैं और अपराधी भ्रष्टाचारी से हमेशा मुलाकात भी होती है। शासन ने इस पर आदेश भी पारित किया, जिसके बदले में यहाँ के एलआईओ द्वारा 4-4 बार मेरा सत्यापन हुआ, सारे साक्ष्य देखे गए कि मैंने क्या किया, संगठन ने क्या किया, क्या नहीं किया, और साक्ष्य के बाद भी यह हुआ कि अब गनर मिल जाएंगे सब हमारे पदाधिकारियों को, और पहले आपको मिलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को गनर मिलेगा। लेकिन आज तक हुआ क्या कि किस दबाव में कहाँ प्रशासनिक अधिकारी वहीं उसको दबाए रखे, अभी तक कुछ नहीं मिला। पुनः मैंने कई बार मांग किया है, आज भी आया है जांच, देवरिया को गया है, डीआईजी महोदय के यहाँ से कल फोन आया था, मैंने बात किया है सुरक्षा की बात। इतने भ्रष्टाचारी हमारे हो जाते हैं, संगठन के लोगों के हो जाते हैं, जिनका विरोध हम करेंगे तो भ्रष्टाचारी है। हमारे बाल बच्चों, संगठन के लोगों को, हमारे परिवार को वो तमाम धमकियां देंगे, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, कि अगर आप नहीं माने, इस पर शांत नहीं हो जाएंगे तो आपके लिए खतरा है, मैं कुछ भी किसी समय कर सकता हूं। इसलिए बार बार मैं केंद्र सरकार अमित शाह जी से भी मांगा हूं, पत्र आया है, और माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी जो मेरे राजा हैं उनसे भी मैंने मांगा है कि मुझे यह चाहिए, और ताकि मैं निष्पक्ष होकर के, भय रहित होकर के मैं भ्रष्टाचार को दूर कर पाऊं और कार्य करूं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे आपने कहा कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैंने तो पत्रकारों के विषय में भी पेपरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से मैं बहुत पहले कहा हूं, जो अच्छे वास्तव में चौथे स्तंभ के हमारे पत्रकार हैं और प्रदेश और राष्ट्र लेवल के हैं,
उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी मैंने बोला है। और फिर भी मैं कह रहा हूँ, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, प्रशासन के बने उच्च अधिकारी हो, कि ऐसे सबको नहीं, उनकी जांच करके कि वास्तव में क्या है, इनके क्रियाकलाप क्या है, जांच करके अगर उच्च चौथे स्तंभ जनहित की बात करते हैं, वह पत्रकार हमारे प्रदेश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, उनको खतरा है तो उनको भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना चाहिए शासन प्रशासन को। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे जो है कि हॉस्पिटल संचालित हैं जिनको जो है कि एक सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो महिला सुरक्षा व्यवस्था को, आम नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को, तो इस तरह के तमाम क्षेत्र में फर्जी जो है डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो कुकुरमुत्ता की तरह हमारे हॉस्पिटल फैले हुए हैं, जिनकी डिग्रियां नहीं हैं बहुत अधिकांश की, जिनकी डिग्रियां हैं तो कुछ आंशिक हैं, जो मानक के अनुसार चाहिए वह नहीं है, अब कुछ डिग्रियां फर्जी लाई गई हैं, उनकी जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, चूंकि MBBS नहीं करेंगे तो 5 साल का हम समय नहीं देते, मुझे जानकारी नहीं है। यह गरीब जनता को चूसने का काम करते हैं, अमीर को भी करते हैं। जहां 10 रुपये की दवा का बिल है वहां वह 500 रुपये का बिल बनाते हैं। जनता को अनाशय, जनता क्या जानती है, मरीज क्या जानेगा कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन जहां एक दिन में ठीक होना चाहिए वह 55-10 दिन एडमिट करते हैं, चूंकि चार्ज बढ़ेगा। और जबरदस्ती कहा जाता है कि अगर पेमेंट नहीं करोगे तो हम जाने नहीं देंगे, कार्रवाई करेंगे। वो जनता, गरीब जनता जो आई है मरीज बनकर, उसको कहा जाता है। मैंने इस पर भी कहा है, मैं CMO से भी बात किया हूं, तमाम जांच होती है, लेकिन अधीनस्थ ही जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा तो यह भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। शासन तो चाहती है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री पाठक जी भी इस पर कार्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, जनता को बहुत मिले, लेकिन होता क्या है, आदेश तो कर देते हैं। अब इतना समय तो नहीं है कि हर हॉस्पिटलों का और ये जाकर निरीक्षण करें, ये तो काम हमारे CMO महोदय, उनके अधीनस्थ जो अधीक्षक होते हैं उनके महोदय, पुलिस की भी काम है, संगठन का भी काम है, लेकिन जब तक वह यह उनकी व्यवस्था नहीं होगी अधीनस्थ अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तब तक यह दूर होना संभव नहीं है। क्योंकि एक कार्ड जारी हुआ कि हम 5 लाख रुपए तक, आयुष्मान कार्ड, हम निःशुल्क दवा कराएंगे। हमारे कान में जो आया है, मैंने सुना है कि कार्ड वाले जो लेकर जाते हैं दवा होती है, लेकिन अगर 5 रुपए की दवा हुई तो 5 लाख रुपए निकाले जाते हैं। अगर दवा नहीं ज़्यादा की हो गई तो हम आयुष्मान को नहीं मानते हैं, इसलिए कि पैसे वाले, इनके आयुष्मान को हमसे मतलब नहीं है, यानी उसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। शासन प्रशासन के जो हमें दिए गए हैं उसको भी मानने को नहीं तैयार हैं और अपने मनमाने पैसा वसूलते हैं और करते हैं। इसलिए शासन तो हर कदम उठा रहा है, लेकिन अधीनस्थ प्रशासन और प्रशासन के अधीनस्थ निचले स्तर पर जब तक इस पर लोग काम नहीं करेंगे और संगठन को अधिकार नहीं देंगे, तब तक ये अभी समाप्त होना नामुमकिन है। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे? हमारा परिचय, मुझे लोग पंडित कमलेश ओझा कहते हैं। मैं एंटी करप्शन कोड का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, जो शासन और प्रशासन की नीतियों के अनुसार भ्रष्टाचार को दूर करने का हर कदम पर प्रयास करता हूं, चलता हूं, शासन को भी सूचना देता हूं, जांच भी करता हूं, पकड़वाने का भी काम करता हूं, और मेरा यही परिचय है कि मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं।